नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अचित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, मतलब कि मुगल एम्पायर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्पायर के बारे में ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक से आने वाला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है, हाउ डू वी सी द राइज ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब कि मुगल एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई थी, मुगल एम्पायर कैसे आया था और धीरे धीरे वो राइज कैसे होता चला गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि जो मुगल एम्पायर था, जो आज आप कह लीजिए इतना बड़े एम्पायर के तौर पे देखा जाता है, इतनी बड़ी उसकी ग्रैंडियर है, इतनी बड़ी उसकी पावरनेस है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो नाम है, जो नेम है मुगल, ये जो नेम है इतने बड़े एम्पायर का, आज के टाइम पे हम इसको देखते हैं, इतना बड़ा एम्पायर था। ठीक है, इतने बड़े बड़े इसके अंदर रूलर्स थे। तो आप देखोगे कि ये जो नाम था, ये जो मुगल नाम है, ये कहां से डिराइव करा गया है? ये डिराइव करा गया है विद द नेम ऑफ मंगोल्स। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मंगोल एम्पायर। ठीक है, तो आप देखोगे कि मंगोल नाम से ही मुगल नाम डिराइव करा गया है। आपके जो रूलर्स थे, जो मुगल थे, जो रूलर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि उनको मुगल के नाम से पुकारा जाए, उनको मुगल के नाम से याद रखा जाए हिस्ट्री के अंदर। वो लोग चाहते थे कि उनको याद रखा जाए विद द नेम ऑफ तिमुरिड्स। अब तिमुरिड्स कौन थे? तिमुरिड्स जो वर्ड है, तिमुरिड वर्ड्स निकला है आपके डिसेंडेंट्स ऑफ तिमुर, एक टर्किश रूलर थे जिनका नाम था तिमुर। तो मुगल रूलर्स चाहते थे कि हमको हमारी पैटर्नल साइड से, ठीक है, पैटर्नल साइड से टर्किश रूलर तिमुर के तौर पे जाना जाए और हमको मुगल ना कहकर तिमुरिद कहा जाए। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हमको हमारी मैटरनल साइड से मुगल के तौर पे डेजिग्नेट करा जाए। लेकिन जो फर्स्ट रूलर थे बाबर, उन्होंने ये देखा था कि वो चाहते थे कि हमको मुगल के नाम से डिराइव करा जाए और इसीलिए मुगल नाम आप कह लीजिए अडॉप्ट करा गया था। क्योंकि जो बाद के जो रूलर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमको मुगल नाम से पुकारा जाए या हमको मुगल नाम से याद रखा जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि हमको तिमुरिद के नाम से याद रखा जाए हिस्ट्री के अंदर। इसी के साथ साथ देखोगे कि जो इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो मुगल एम्पायर था वो कितना वास्ट एम्पायर था, कितने ज्यादा एरिया के अंदर एक्सटेंडेड था। ठीक है, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से लेकर आपके साउथ तक में। तो ये जो इतना बड़ा एम्पायर था, ये पूरा एम्पायर कॉन्क्वेस्ट करके नहीं करा गया था। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे वॉर हो रही थी और उन वॉर को मुगल्स जीत रहे थे। आप देखोगे कहीं पे कॉन्क्वेस्ट करा गया था, कुछ स्टेट्स को कॉन्क्वेस्ट करा गया था, कुछ स्टेट्स पे आपके पॉलिटिकल अलायंसेस बनाई गई थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैरिज अलायंस करके, जो कि बहुत ही बेसिक टेक्निक थी जो कि अडॉप्ट करी गई थी मुगल्स के द्वारा। ठीक है, वो राजपूत के साथ मैरिज अलायंस करते थे तो उनकी स्टेट्स भी आपके मुगल, आप कह लीजिए एम्परर के अंदर, मुगल डायनेस्टी के अंदर आ जाती थी। और साथ ही साथ में एलिगेंस प्रोवाइड करके भी कुछ स्टेट्स को एक्वायर करा गया था। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे कॉन्क्वेस्ट करा गया था, हर एक जगह को लड़ाई से जीता गया था। अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट करके इतने बड़े एम्पायर को फॉर्म करा गया था। ठीक है, आप देखोगे जो फर्स्ट रूलर थे कि फाउंड किसने करा था मुगल एम्पायर को, तो आप देखोगे कि जहीरुद्दीन बाबर ने मुगल एम्पायर को फाउंड करा था। बाबर का जो सेंट्रल होमलैंड था वो था फरगना। ठीक है, मतलब कि बाबर फरगना रीजन के अंदर रहते थे, लेकिन वहां से उनको निकाल दिया गया था उज़्बेक्स के द्वारा। उज़्बेक्स ने बाबर को फरगना से निकाल दिया था, फरगना रीजन से। और फरगना रीजन से निकलने के बाद बाबर ने सबसे पहले कहाँ एस्टैब्लिश हुए? बाबर एस्टैब्लिश हुए थे काबुल पे, अपनी कम्युनिटीज, अपनी क्लैन के साथ। सबसे पहले बाबर काबुल रीजन के आए, लेकिन काबुल रीजन में वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो क्लैन की डिमांड्स थी, जो उनकी नीड्स थी, वो बढ़ती जा रही थी और इसलिए उनको रिसोर्सेज की कमी पड़ रही थी। तो उनको रिसोर्सेज के लिए और दूसरे रीजन को ढूंढना पड़ा। तब आप देखोगे कि 1526 में बाबर ने पुश करा था आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।
ठीक है, तब वो और ज़्यादा अंदर की तरफ आए थे और आज के प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर रीजन के अंदर वो इन्वेड कर चुके थे। ठीक है, तो बाबर के बाद जो उनके सक्सेसर थे वो थे नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं ने भी आपके एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड करा था, लेकिन एक्सटेंड करते करते वो एक वॉर के अंदर हार गए। ठीक है, एक अफगान लीडर से वो हार गए जिनका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी से आपके जो हुमायूं थे वो हार गए थे और उसका रिजल्ट ये निकला था कि हुमायूं के कुछ साल जो थे वो रेफ्यूज के अंदर गए थे। ठीक है, उन्होंने सफाविद कोर्ट के अंदर रेफ्यूज ले लिया था, क्योंकि जो किंगडम था, जो पूरा मुगल एम्पायर था, वो किसके कंट्रोल में आ गया था? वो आ गया था शेर शाह सूरी के कंट्रोल में। ठीक है, कुछ समय बाद वापस से एक वॉर के अंदर आपके हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ाई हुई, या फिर हम कहें अफगान लीडर्स के बीच में लड़ाई हुई, या सूरी एम्पायर के बीच में लड़ाई हुई, और उसका रिजल्ट ये निकला कि सूरी एम्पायर को डिफीट कर दिया गया था। और 1555 में आप देखोगे वापस से हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था अपने रीजन को, लेकिन उसी के एक साल बाद हुमायूं की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद हुमायूं के जो सक्सेसर थे वो आए आपके जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन अकबर जिसको मुगल एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, साथ ही साथ में उनको एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन, आपके अकबर ने मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करा था ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट्स तक, हर जगह पे सफाविद आपके रीजन को, सफाविद रीजन को, उज़्बेक्स को, सभी को वो चैलेंज करते थे। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखोगे उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट भी करा हुआ था। अकबर के बाद उनके जो सक्सेसर आए वो आए आपके जहांगीर, जहांगीर के बाद सक्सेसर आए शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब। ठीक है, और ये सक्सेशन चलता रहा, लेकिन आप देखोगे कि जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां, इन तीनों ने भी एक्सपेंशन तो करा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए थे एम्पायर को जितना ज़्यादा आपके अकबर ने करा था। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि औरंगजेब ऐसे लास्ट रूलर थे जहां पे आप कह लीजिए सेंट्रलाइज्ड रूल था। औरंगजेब ऐसे लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के जहां तक एक सेंट्रलाइज्ड रूल था। औरंगजेब की जब डेथ हुई थी 1707 में, तो उसके बाद रीजनल पावर्स चालू हो चुकी थी। मतलब कि अब जो बड़ी बड़ी कैपिटल्स थी ना आपकी, आगरा, ठीक है, या फिर दिल्ली, इन सभी जो रूलर्स थे, इन सभी के टाइम फ्रेम में क्या था, ये मेजर कैपिटल्स थी और सब कुछ यहीं से चलता था, सेंट्रलाइज्ड एरिया से। लेकिन अब ऐसा नहीं था। 1707 के बाद रीजनल पावर अराइज कर चुकी थी। छोटे छोटे रीजन्स अपने आप को पावरफुल समझने लगे थे, भले वो मुगल एम्पायर के ही सक्सेसर्स थे, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वे में, ठीक है, आप देखोगे डिसेंट्रलाइज्ड वे में रूल करने लगे थे। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने अपने एम्पायर को अच्छे से फंक्शन करने के लिए कुछ इंपीरियल स्ट्रक्चर्स को भी बनाया था। जैसे कि आप देख सकते हो, उन्होंने इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेजर्स को अडॉप्ट करा था। टैक्सेशन पॉलिसीज को उन्होंने और अच्छा करा था, और साथ ही साथ में मुगल कोर्ट्स को, जो कि आप कह लीजिए एक मिडल सेंटर रहता था, ठीक है, मिडल सेंटर थे आपके कोर्ट्स, और उन कोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रखा गया था मुगल एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने बात कही कि औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद रीजनल पावर स्टार्ट हो गई थी, और जो लास्ट रीजनल पावर थी, या फिर हम कहें जो लास्ट पावर में थे मुगल डायनेस्टी के, वो थे आपके बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू 1857 तक पावर में रहे थे, जिसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ, और जब सप्रेशन हुआ था रिवॉल्ट का, 1857 रिवॉल्ट का, तो ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली आपके देखोगे कि मुगल रूल को हटा दिया था और उन्हें अपनी पावर को स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद से हम कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर हम ब्रिटेन के कंट्रोल को देखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मुगल एम्पायर था वो इन सभी रूलर्स के द्वारा चल रहा था, और इनकी वजह से ही मुगल एम्पायर राइज कर रहा था। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इस चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आज के वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। मतलब कि जो क्रॉनिकल्स हैं, बेसिकली पहले तो हम बात करेंगे कि क्रॉनिकल्स होती क्या है, और उसी के साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि क्रॉनिकल्स को कैसे प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक में से आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है कि व्हाई डू वी सी द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, कि पहले तो क्रॉनिकल होती क्या है, दूसरी बात क्रॉनिकल को कैसे प्रोड्यूस करा जाता है, और तीसरी बात क्रॉनिकल्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देखोगे
कि जो आपकी क्रॉनिकल्स हैं वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो प्रोजेक्ट है, मतलब कि एक एनलाइटेंड किंगडम, एक विजन, एक ऐसे विजन को शो करना, एक ऐसे विजन को प्रोजेक्ट करना आपके सब्जेक्ट्स के सामने, और साथ ही साथ में आपके राइवल्स के सामने। क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि आपके सब्जेक्ट्स को तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप एक ऐसे एनलाइटेंड किंगडम के अंदर हो जो आप कह लीजिए किसी भी दूसरा एम्पायर इससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि आप एक ऐसी अम्ब्रेला में हो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे एक और चीज अपने राइवल्स को क्या प्रोजेक्ट करता है, अपने राइवल्स को ये प्रोजेक्ट करता है आपके क्रॉनिकल्स, कि आप चाहे कितना ही रेजिस्ट कर लो, आप चाहे मुगल एम्पायर को, मुगल रूलर्स को कितना ही रेजिस्ट कर लो, एक ना एक दिन मुगल का कंट्रोल्स हर जगह पे होगा। मतलब कि क्रॉनिकल्स के माध्यम से वो क्या सिंबलाइज करना चाहते थे, पहली चीज अपने सब्जेक्ट्स को, जो लोग पहले से ही एम्पायर के अंदर हैं, कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि आप इतने पावरफुल और इतने बड़े एम्पायर के अंदर हो। दूसरी चीज राइवल्स के लिए कि आप जो नहीं हो इस एम्पायर के अंदर, जो हमको रेजिस्ट करते हो, ये सारा ही रेजिस्टेंस एक ना एक दिन बेकार चला जाएगा, क्योंकि उस दिन पे मुगल एम्पायर कंट्रोल करेगा। मतलब कि इस विजन को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मुगल एम्पायर पूरे वर्ल्ड में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करेगा। साथ ही साथ तीसरी जो चीज थी वो थी आपके क्रॉनिकल्स ऐसे अकाउंट थे जो कि आपके जो पोस्टेरिटी है, मतलब कि जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी ये पता चले कि मुगल एम्पायर कौन था, मुगल एम्पायर की क्या ग्रैंडियर थी, मुगल एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल था, उसके रूलर्स कितने ज्यादा पावरफुल थे। मतलब कि 3 बेसिक चीजों के लिए क्रॉनिकल्स को लिखा जाता था। अपने सब्जेक्ट्स के लिए बताना कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, आप कितने बड़े एम्पायर में हो, पावरफुल एम्पायर में हो। दूसरा राइवल्स के लिए कि आपका जो जितना भी रेजिस्टेंस है वो सारा बेकार जाने वाला है। और तीसरा आने वाली जनरेशन के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप अगर तो इस एम्पायर के अंदर आते हो तो कितना अच्छा आपको चांस मिलेगा, और अगर आप किसी दूसरे एम्पायर में जाते हो या फिर आप रेजिस्ट करने वाले हो तो उसका जो रिजल्ट है वो इन्हीं राइवल्स के जैसे होगा। मतलब कि 3 बेसिक चीजें आपका सामने है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा चीज है वो है आपका जो ऑथर्स थे। ऑथर्स कौन होते थे? क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाया जाता था कंपोज करने के लिए क्रॉनिकल्स? तो आप देखोगे कि जो कोर्टियर्स होते थे, जो कोर्ट्स के अंदर आपके कह लो कि जो रूलर्स थे उनकी मदद करते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स पे, वो ही एक ऑथर भी थे आपके क्रॉनिकल्स के। ठीक है, जो आपका रूलर है वो ही किसी पर्टिकुलर आपके कोर्टियर को अडॉप्ट कर लेता था कि मेरी जो आपके क्रॉनिकल है वो तुम लिखोगे, और वो लिखना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ क्रॉनिकल्स के अंदर किन चीजों के ऊपर बात होती थी, किन इवेंट्स के ऊपर फोकस था, तो आप देखोगे कि सबसे पहली चीज तो रूलर और रूलर की फैमिली के बारे में ही लिखते थे। फिर कोर्ट्स हो गए, कोर्ट सिस्टम के बारे में, कोर्ट्स के अंदर होने वाली चीजों के बारे में, नॉबल्स, ठीक है, वार हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और दूसरे बहुत से टॉपिक्स थे जिसके ऊपर एक क्रॉनिकल को लिखा जाता था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि एक क्रॉनिकल को अगर हम सर्च करना चाहे तो एक क्रॉनिकल क्या है, तो आप देख सकते हो अकबरनामा हो गया, बादशाहनामा हो गया। ठीक है, ये 2 ऐसी क्रॉनिकल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस भी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए मैंने इन 2 एग्जाम्पल को दिया है। इसके अलावा भी और बहुत सी क्रॉनिकल्स हैं, आपकी जहांगीर नामा, ठीक है, और बहुत सी दूसरी हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप देखोगे कि क्रॉनिकल्स जो लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो पर्शियन लैंग्वेज का स्टेटस था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था मुगल एम्पायर के अंदर, और साथ ही साथ में दिल्ली सल्तनत के अंदर भी। ठीक है, आप देखोगे कि पर्शियन को लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के तौर पे, मतलब कि कोर्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पर्शियन ही अलाउड होगी, उसके अलावा आप और कोई लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे। ठीक है, इसी के साथ साथ पर्शियन को क्यों अडॉप्ट करा गया था, पर्शियन को ही अडॉप्ट करने के क्या रीजंस थे, उसके पीछे का बेसिक रीजन ये था कि आपके जो मुगल्स थे उनके अच्छे कांटेक्ट थे, अच्छे कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट थे, किसके साथ, ईरान के साथ। ईरान में भी बेसिकली जो सफाविद एम्पायर था, ठीक है, सफाविद एम्पायर के साथ पहले से ही मुगल्स की अच्छी रिलेशनशिप थी, इसीलिए उन्होंने आपके पर्शिया को आप कह लीजिए
एज आपकी कोर्ट लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट करा गया था, क्योंकि जो माइग्रेंट्स थे, ठीक है, आपके रेगुलर माइग्रेंट्स आते रहते थे आपके ईरान से या सेंट्रल एशियन रीजन से, तो इसलिए आपके जो रूलर्स थे उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया था। साथ ही साथ में आप देखोगे कि हिंदवी भी चलती रहती थी, ठीक है, आपके लोकल लेवल पे या फिर आप कह लीजिए कि रीजनल लेवल्स पे हिंदी चलती रहती थी। साथ ही साथ आप देखोगे टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज का एक, आप एक तौर पे कह सकते हो कि कन्फ्लिक्ट था, ठीक है। कन्फ्लिक्ट क्यों था? क्योंकि जो आपके रूलर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी मैटरनल साइड्स कहाँ से थी, वो टर्किश रूलर से, टर्किश को बिलोंग करते थे, टर्किश लैंग्वेज को। लेकिन आप देखोगे उन्होंने पर्शियन को अडॉप्ट करा। इसके पीछे का बेसिक रीजन, पर्शियन को अडॉप्ट करने का बेसिक रीजन हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। आप देखोगे कि जो बाबर थे जिन्होंने फाउंड करा था एम्पायर को, देखोगे बाबर टर्किश लैंग्वेज के अंदर ही अपने काम करते थे, ठीक है। अपनी मेमोइर्स हो गई या फिर कोई पोएट्स लिखना हो गया, ठीक है, कोई आप कह लीजिए कि शायरी हो गई, वो सभी बाबर टर्किश लैंग्वेज के अंदर ही करते थे, ठीक है। ये अकबर थे, अकबर ने, आप देखोगे कि अकबर ने देखा था कि हमारे कॉन्टैक्ट किसके साथ अच्छे हैं, ईरान के साथ हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए हमको टर्किश लैंग्वेज को छोड़कर पर्शियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करना चाहिए। तो पर्शियन लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट आप देखोगे अकबर ने अडॉप्ट करा था, ठीक है। इसी के साथ साथ अब पर्शियन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया था, मतलब कि अगर आप मुगल कोर्ट के अंदर हो तो आपको पर्शियन लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। मुगल कोर्ट के अंदर डिफरेंट वर्कर्स थे, आपके अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, आपके कह लीजिए दीवान्स हो गए और बहुत से ऑफिसेस थे, वो लोग काम करते थे, तो इसलिए उन सभी को अब एक काम आप कह लीजिए कंपलसरी हो चुका था कि आपको पर्शियन लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो आप सीखो, या तो आप पर्शियन लैंग्वेज को सीख लीजिए, या फिर आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जगह पे कौन आ जाएगा, आपकी जगह पे ये माइग्रेंट्स आ जाएंगे जो रेगुलर स्ट्रीम आती रहती है, ठीक है। मतलब कि अब पर्शियन को कंपलसरी कर देता, इसके पीछे का बेसिक रीजन यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, और ये इसलिए करा गया था क्योंकि सेंट्रल और एशियन रीजन से आपके जो माइग्रेंट्स थे उनको जॉब प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप थे, इसलिए या तो अब आपको पर्शियन सीखनी पड़ेगी या फिर आपको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ देखोगे कि धीरे धीरे जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो भी इंडियनाइज्ड हो गई थी। पर्शियन लैंग्वेज भी इंडियनाइज्ड हो गई थी क्योंकि जो लोकल हिंदी आइडियम्स थे आसपास में, उन सभी को मिला जुला कर, उन सभी को कंबाइन करके ही बातचीत करी जाती थी, इसीलिए जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो भी अब इंडियनाइज हो गई थी, और इसकी वजह से एक न्यू लैंग्वेज निकल के आई थी, एक नई लैंग्वेज आई थी जिसको हम जानते हैं उर्दू के नाम से। उर्दू लैंग्वेज स्प्रैंग हुई थी जब आपके पर्शियन और आपकी हिंदवी लैंग्वेज का इंटरेक्शन हुआ था। जब लोग आपके पर्शियन और आप कह लीजिए हिंदवी लैंग्वेज को एक साथ मिला जुला कर बोलते थे, तो उससे एक न्यू लैंग्वेज आई जिसको हम उर्दू के नाम से जानते हैं। आप देखोगे कि पर्शियन लैंग्वेज के अंदर हिंदी टेक्स्ट को भी आप कह लीजिए ट्रांसलेट करा गया था, ठीक है। आप देखोगे कि एक बुक है जिसका नाम है रज़्मनामा। रज़्मनामा किस बुक की ट्रांसलेशन है? आप देखोगे महाभारता, जो महाभारता एपिक है उसकी जो ट्रांसलेशन है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर वो है आपकी रज़्मनामा, और जिसको लिटरली माना जाता है, वर्ड्स के अंदर माना जाता है बुक ऑफ वार्स, ठीक है। आप देखोगे कि रज़्मनामा का जो लिटरल मीनिंग है वो है बुक ऑफ वार्स, क्योंकि बेसिकली महाभारत के अंदर लड़ाई नहीं होती रहती थी, इसलिए उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर महाभारता बुक को रज़्मनामा तौर पे डेजिग्नेट करा, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि क्रॉनिकल्स क्या थी, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली कि क्रॉनिकल्स का विजन क्या था, क्रॉनिकल्स को क्यों बनाया जाता था, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी क्रॉनिकल्स थी वो कैसे बनाई जाती थी। तो आप देखोगे कि मुगल टाइम में, मुगल डायनेस्टी के टाइम पे जितनी भी बुक्स थी वो सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है हैंड रिटन, मतलब कि सभी बुक्स अपने हाथों से लिखी जाती थी। वहाँ पे तब तक प्रिंट कल्चर नहीं आया था, तो इसीलिए हैंड रिटन बुक्स करी जाती थी। हैंड रिटन बुक्स कहाँ पे कंपाइन करी जाती थी? आप देखोगे अलग अलग सेंटर्स थे, कोर्ट के अंदर ही अलग अलग सेंटर्स थे, जैसे कि किताब खाना। किताब खाना का लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरी है, ठीक है। और जो स्क्रिप्टोरियम, स्क्रिप्टोरियम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके रूलर की मनपसंद बुक्स रहती हैं और जहाँ पे न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट या हम कहें न्यू क्रॉनिकल्स
बनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर्स भी आपके कोर्ट के अंदर प्रिवेल करते थे। आप देखोगे कि एक मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर आदमी एक मैन्युस्क्रिप्ट को बना देता था, सेवरल ऐसे वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी जो एक मैन्युस्क्रिप्ट को बनाते थे। आप देखोगे सबसे पहले जरूरत पड़ती थी पेपर मेकर्स की, ताकि पेपर आए और उसके ऊपर लिखा जा सके। फिर कैलीग्राफर्स की, या फिर हम कहें स्क्राइब्स की। कैलीग्राफर्स और स्क्राइब्स का एक आप कह लीजिए वर्क होता था कि एक रिटन मटेरियल को वहां से देखकर अच्छी राइटिंग के अंदर आपके पेजेस के ऊपर, जो पेजेस पेपर मेकर ने प्रोवाइड करें उसके ऊपर लिख सके। उसके बाद तीसरा जो वर्कर था वो था ग्लाइडर्स। ग्लाइडर्स का काम था आपके पेजेस को इल्यूमिनेट करना, उसको आप कह लीजिए अट्रैक्टिव बनाना, उसको डेकोरेट करना। उसके बाद काम आता है पेंटर्स का। कुछ पेंटिंग्स आप कह लीजिए बनाई जाती हैं आपके जो क्रॉनिकल्स हैं उनके अंदर पहले से ही यहाँ पे जब लिखा जाता है तो कुछ पेजेस को छोड़ दिया जाता है, एम्प्टी छोड़ दिया जाता है, ताकि पेंटर्स बाद में जाके उसके ऊपर पेंटिंग कर सके। फिर लास्ट में आते हैं आपके बुक बाइंडर, जो कि सभी पेजेस को वन बाय वन बाइंड करते हैं और लास्ट में एक ऑर्नामेंटल कवर चढ़ाते हैं जिससे बुक आपकी ब्यूटीफुल लगती है। ठीक है, मतलब कि इतने ढेर सारे लोग मिलकर तब कहीं जाके एक बुक तैयार होती है। ठीक है, आप देखोगे कि इनमें से कुछ को टाइटल्स और अवार्ड्स मिलते हैं। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनको टाइटल और अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि आपके कह लीजिए कैलीग्राफर्स हो गए जिन्होंने लिखा था मटेरियल, उनको टाइटल और अवार्ड दिए जाते हैं। पेंटर्स हो गए, पेंटर्स को टाइटल और अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ इन दोनों को ही अवार्ड या टाइटल दिए जाने चाहिए? ठीक है, क्या बाकी के जो वर्कर्स हैं, क्या इन्होंने कोई काम नहीं करा? अगर ये लोग काम नहीं करते तो क्या जो मैन्युस्क्रिप्ट बनी है वो बन सकती थी? ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुगल टाइम में भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही टाइटल्स और अवार्ड दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, कैलीग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा बार हमने बात कर लिया, कैलीग्राफी कैलीग्राफी, लेकिन कैलीग्राफी होती क्या है? जैसे मैंने कहा कि कैलीग्राफी आपकी आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग है, मतलब कि लिखने का एक तरीका। ठीक है, उसको कैलीग्राफी के तौर पे जाना जाता है। अकबर की जो सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए पॉपुलर या फिर हम कहें उनकी फेवरेट जो कैलीग्राफी थी, कैलीग्राफी स्टाइल थी, वो थी नस्तलिक। नस्तलिक के अंदर आपके फ्लूइड लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स मारे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप कह लीजिए उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल होती है। अगर आप सर्च करेंगे नस्तलिक तो वो आपको शो कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्रॉनिकल्स को क्यों प्रोड्यूस करा जाता था, कैसे प्रोड्यूस करा जाता था, क्रॉनिकल्स होती क्या थी, उस सभी के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमने बात करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।